तो प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम। अभी पहले मैं आपसे बहुत काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ। आई थिंक हम्म। सन 2013 से मैं आपसे स्वामी जी लगातार जुड़ा हुआ हूँ। हम्म। पहले कभी भी आपको मैंने ज्योतिष पे इतनी सघनता से बात करते हुए मैंने देखा नहीं। ठीक तो है। स्वामी जी, सबसे पहले तो कोई भी प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम्म। ऐसा क्या हुआ कि मतलब आप अचानक से ये ज्योतिष की मतलब जो है जिससे हम लोग मतलब कहते हैं उस की जगत में कि भटक गए या क्या हो गया। पहले आप बिल्कुल भी इस तरफ नहीं थे और अब काफी दिनों से ज्योतिष के ही इर्द गिर्द आपकी चर्चा है। तो स्वामी जी, सबसे पहले आपसे मैं शुरू करना चाहूंगा। देखो, पहली बात तो ये है कि एक अध्यात्म के तहत अगर देखा जाए तो ज्योतिष की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है लोगों को। अगर मैं कहूँ मेरी पूरी आध्यात्मिक यात्रा जो है वो ज्योतिष के बगैर ही हुई है। क्योंकि ज्योतिष क्या बताएगा? ज्योतिष आपका स्वभाव बताएगा, आपको किस ढंग से जीना चाहिए, कौन सी एनर्जी को कैसे हैंडल करना चाहिए, यही बताता है। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति की यात्रा तय होती है तो उस कंडीशन में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो अपनी यात्रा करता है। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? अब जैसे आप कहते हो कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए ज्योतिष की क्या जरूरत, तो मैं कह सकता हूं एक आध्यात्मिक व्यक्ति को पुस्तकें पढ़ने की भी क्या जरूरत, एक आध्यात्मिक व्यक्ति को जो है वो युद्ध कराने की भी क्या जरूरत, एक आध्यात्मिक व्यक्ति को तलवार उठाने की क्या जरूरत, एक आध्यात्मिक व्यक्ति को लोगों के लिए सूली चढ़ने की क्या जरूरत। जरूरत कहां पे है, बात वो आती है। असल में एक तो जीवन होता है हमारा जो हमने अपनी यात्रा की होती है, और एक जीवन वो होता है जिसमें हम दूसरों को यात्रा कराते हैं। अगर तुम मुझे 2013 से जानते हो तो तुमने मेरी यात्रा में यह भी देखा होगा कि मैंने पहले शिविर लिए, लोगों के लिए शिविर लेता था, भीड़ में बात करता था। जब मैंने शिविर लेना छोड़ा तो मुझे क्या दिक्कत लगी? शिविर लेने में और छोड़ने में क्या था? लेते वक्त ये दिक्कत लगी कि एक 50-60 आदमी, 100 आदमी जो बैठे हैं मेरे पास, मैं उनको एक ध्यान विधि दे रहा हूं तो मैं अन्याय कर रहा हूं, क्योंकि बहुत लोगों को वो ध्यान विधि मैच नहीं करती। फिर तुम्हें याद होगा कि मेरे शिविर तुमने ऐसे भी किए जिसमें एट ए टाइम 3-3 ध्यान विधियां मैंने चलाई, कि एक ही वक्त प्रयोग चल रहा है और उसी जगह 3 अलग अलग तरीके की ध्यान विधियां हो रही हैं, अलग अलग तरीके के व्यक्तित्व के लिए। लेकिन यह भी कोई समस्या का समाधान नहीं था, इसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। फिर मैंने आगे बढ़ के जो था वो मैंने 1-to-1 कन्वर्सेशन शुरू किया। 5 लोगों के शिविर किए कि मैं 5 लोगों के शिविर करूंगा। 5 लोगों से तो बात करना ईजी है, लेकिन बात यह है कि एक आदमी और 5 आदमी से अगर मैं 1 हफ्ते 10 दिन में संवाद करूंगा तो मैं कितना काम कर पाऊंगा? देखो, चाहे एक जनरल व्यक्ति हो, सामान्य सा व्यक्ति जो दौलत कमाता है, चाहे एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो जो प्रेम कमाने निकला है, दोनों को अधिक की आवश्यकता होती है। मुझे भी अधिक की आवश्यकता है। मैं भी चाहता हूं कि मैं अपने जीवन में अपनी जो सामर्थ्य है उसको इतना बढ़ाऊं कि ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंच सकूं। तो इसमें बिल्कुल सिंपल बात है। तो ज्योतिष का उपयोग इसलिए हुआ क्योंकि ज्योतिष से आदमी को पढ़ना आसान है। अगर मैं कुंडली के माध्यम से बात करूं तो बहुत आसानी से लोगों को बता सकता हूं कि आप लोग ध्यान करो या ना करो। अब एक ऐसी बात है कि लोग थोड़ा सा समझ लेंगे अगर जरूरी, ध्यान की बात जैसे आती है, ज्योतिष के अनुसार ध्यान रेमेडी है, पूजा रेमेडी है, योग रेमेडी है, तंत्र रेमेडी है। किसी व्यक्ति को ज्ञान से समझना चाहिए, दिस इज रेमेडी। अब इतनी सारी रेमेडीज हैं। अब धर्मों में भी तो यही हुआ ना। अगर ध्यान पर्याप्त होता तो सबके लिए होता, योग पर्याप्त होता सबके लिए होता, तंत्र पर्याप्त होता तो सबके लिए होता। तो सबके लिए यह पर्याप्त नहीं था, इसीलिए जिन जिनको जो जो चीजें अच्छी लगती गई उसको वो अपनाते गए। लेकिन फिर वही हुआ कि भीड़ पहुंची और भीड़ देख के भटकने लगी। तो मैं ये चाहता हूं कि अब जैसे रजनीशपुरम बनने जा रहा, अब फिर भीड़ इकट्ठी होगी तो उस भीड़ के साथ मैं न्याय कैसे कर सकूं? अब एक आदमी आ गए सारे इकट्ठे और सबे को एक ही सा लगा दिया ध्यान कराने, तो कहीं ना कहीं हम एकाध को लाभ होगा और बहुतों को नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान को कम से कम किया जा सके, इसके लिए जरूरत थी। ओशो ने इतनी सारी पुस्तकें पढ़ी, वो इसलिए पढ़ी कि हमारा मन पुस्तकों से उलझा हुआ है। तो यदि ओशो उस मन को समझ पाएंगे कि पुस्तकों में क्या उलझते हैं, तो लोगों को आसानी से बात समझाई जा सकती है। इसलिए मैंने ज्योतिष का उपयोग किया।
इसमें जैसे अभी आपने रजनीशपुरम का एक उदाहरण दिया है कि जैसे वहां बहुत सारे लोग आएंगे, तो आपके क्या कहने का मतलब ये है कि आप लोगों की कुंडली स्टडी करके उनको उस लायक ध्यान, यस, कीर्तन या जो भी है वो बताएंगे यस, कि उन्हें किस मार्ग पे चलना चाहिए, भक्ति के, कर्म के, ज्ञान के, बिल्कुल, या कुछ और? बिल्कुल ऐसा ही है। कुंडली की स्टडी करके आराम से एक व्यक्ति अगर आता है और वो कहता है कि मैं आध्यात्मिक यात्रा में रुचि लेता हूं और मुझे आगे बढ़ना है, तो बहुत आसानी से सबसे पहले उसकी कुंडली का एनालिसिस करके उसे पूरा गाइड किया जा सकता है कि आप अपने जीवन में इस तरीके का आचरण करिए, ये ध्यान विधि करिए, इस वक्त को अपने गंभीरता से आप संभालिए, आपकी यात्रा सुलभ हो जाएगी। तो स्वामी जी, इस पे एक और सवाल है मेरा। जैसे ओशो जगत में हम सभी एक चीज के पीछे भागे रहते हैं, वो है इनलाइटनमेंट। भले किससे मिला ना मिला वो सब अलग की बात है, बट एक शब्द है कि बुद्धत्व प्राप्त हुआ। तो अगर मैं उस शब्द का क्या मतलब है वो मैं नहीं बता सकता है, वो आप ही बता सकते हो। बट उसमें ये है कि क्या ये भी संभावना है क्या कि आप कुंडली की स्टडी करके बता सकेंगे कि हाँ इस वक्त जो है आप पक जाओगे, इस वक्त जो है अभी चलना बाकी है? देखो, पहली बात तो यह है कि किसी भी व्यक्ति के जो जीवन को अगर हम देखें तो उसका जीवन की एक बहुत बड़ी किताब का एक पन्ना मात्र होता है। जैसे इस साल की 100 साल की जिंदगी मेरी जो है वो मेरे कई जन्मों का एक पन्ना मात्र है ना। बहुत सारे जन्म हैं जिसकी एक किताब है, उसका एक पन्ना मात्र है। तो सही बात तो यह है कि कुंडली में यह भी पता लगता है कि यह व्यक्ति एनलाइटेड हो सकता है या नहीं हो सकता है। भटकने के कारण भी पता चलते हैं कि किस बात से वो भटक सकता है, तो किस तरीके की चीजें चले जिससे वो एनलाइटमेंट तक पहुंच सके, पहली बात। दूसरी बात कि हर एक आदमी एनलाइटेड नहीं हो सकता, लेकिन उसकी कुंडली को देख के इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि इस जन्म में वो किस तरीके का आचरण अपनाएगा जिससे उसकी आगे की यात्रा सुलभ हो सके। मेन चीज तो ये भी है, क्योंकि हर बार हम कुछ गलतियां करते हैं जिसके लिए अगला जन्म होता है, और अगला जन्म होता है नहीं होता है इसकी बहस करने का कोई कारण नहीं है ओशो जगत में, क्योंकि ओशो का खुद ही अगला जन्म हुआ था, तो इसलिए हम बात ही ना करें। बुद्ध ने इतने सारे जन्मों की बात की जो कि इतनी प्रैक्टिकल बात करते थे, लेकिन बुद्ध ने तो कितने सारे जन्मों की बात की। तो जन्मों की बातों के संबंध में तो क्लियर हो चुका है कि जन्म होते हैं, है ना, बहुत सारे जन्म होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि उनको हम सुधार सकें, बेहतर बना सकें, एक यात्रा को हम सुगम बना सकें, उसके लिए उसे एडवाइस की जा सकती, मानना ना मानना भी उसके चित्त में है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब अगर मैं आध्यात्मिक पक्ष से थोड़ा सा हटके बात करूं स्वामी जी, ज्योतिष आप बताते हैं कि ये एक प्योर साइंस है, और अभी आपने ज्योतिष का इस्तेमाल जो है मेडिकली जो है लोगों को सही करने के लिए आपने शुरू किया है। तो अगर ज्योतिष प्योर साइंस है, तो स्वामी जी अगर हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास अभी, या तो उसके सो कॉल्ड कह लीजिए, या एस्ट्रोलॉजर्स के पास अगर हम जाएं, तो एक ही व्यक्ति की एक ही कुंडली पे अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स, अलग अलग उनके मत होते हैं, अलग अलग उनकी रेमेडीज होती हैं। कोई कहता है बुध की रेमेडी करने के लिए, कोई उसी व्यक्ति को शुक्र की रेमेडी करने के लिए। अगर एक व्यक्ति, जैसे मैं फॉर एग्जांपल 4 एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मुझे कौन सा रत्न पहनना है, मुझे कौन सा मतलब माला पहननी है, कौन सा चालीसा पढ़ना है, मैं पूरी तरह से कंफ्यूज होके लौटूंगा। और अगर यही मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो भले एंटीबायोटिक वो अलग ब्रांड का देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो वही एंटीबायोटिक देंगे जो डॉक्टर कमिटी में है। तो ये प्योर साइंस कैसे है? देखो, अब मैं थोड़ा समझने की जरूरत है। पहली बात तो ये है कि आप डॉक्टर को, सारे डॉक्टर्स क्या एक जैसे होते हैं? आप तो मेरे ख्याल से मेडिकल फील्ड में है, अपना परिचय भी दे दीजिए कि आप करते क्या हैं। नहीं, फिलहाल तो मैं मेडिकल, बेसिकली मेरा बैकग्राउंड जो है मेडिकल का रहा है। मेरे पिताजी की मेडिकल की शॉप जो है 1992 से है, और मैं डॉक्टर बनने का एस्पायर कर रहा था। एक टाइम पे मैंने पीएमडी के प्रिपरेशंस भी किए थे, मैं स्वामी जी के साथ रहा था, बहुत सारी चीजें उस समय सीखी भी। तो मैं डॉक्टर के बीच में ही मतलब थोड़ा पला बढ़ा हूँ, खुद ना बन पाया, लेकिन बेसिक ज्ञान में रखता हूँ। हाँ। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या सारे डॉक्टर एक ही बराबर टैलेंट रखते हैं, जबकि वो किताबें एक पढ़ते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं रखते। क्यों? देखो, ऐसा होता है, अगर आप अल्ट्रासाउंड कराने जाओ,
तो अल्ट्रासाउंड में एक फोटो आता है, वो फोटो आप 10 डॉक्टरों को दिखाइए, 10 डॉक्टर उस पर अलग अलग अपनी राय देंगे। तो असल में ज्योतिष जो विज्ञान है या कोई भी जो विज्ञान है, तो वो विज्ञान सैटन होने के लिए, जैसे कि अभी विज्ञान की जब बात की जाती है तो उन्हें कहते हैं विज्ञान तो वो है जो हर व्यक्ति के लिए एक सा कार्य करता हो, ठीक है। लेकिन ये बात इंजीनियरिंग साइंस के लिए उपलब्ध होती है। जैसे कि आप टीवी है, हर व्यक्ति बटन दबाएगा और टीवी चलेगा, जो सा नंबर लगाएगा वो चैनल दिखेगा। तो ये जो साइंस है, ये साइंस इंजीनियरिंग साइंस है। इंजीनियरिंग साइंस जो है वो समान रूप से वर्क करेगी। तो जो ज्योतिष की इंजीनियरिंग साइंस है, जिसके तहत 12 ग्रह घर लिखे हैं और 9 ग्रह हैं, वो इंजीनियरिंग है, वो बराबर है, सबके लिए बराबर है। लेकिन अब अगर टीवी खराब हो जाए तो फिर ये साइंस जो है वो थोड़ी सी और डीप चली जाती है। वो सही करने के लिए फिर मैकेनिक हैं, कोई मैकेनिक उसको खराब कर सकता है, कोई मैकेनिक उसको ठीक कर सकता है। तो प्रथम दृष्टा में ये जो साइंस है, जो हम जिसको ज्योतिष साइंस बोलते हैं, प्रथम दृष्टा में ये बिल्कुल सबके लिए समान है। लेकिन फिर इसकी डीप स्टडी आती है। अब डीप स्टडी में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी को टीवी दिखाया, अगर वो उसी कंपनी का एक्सपर्ट है, जिस कंपनी का टीवी आप लेके गए हैं, वहीं से उसने ट्रेनिंग लिया, तो इजी पकड़ लेगा। दूसरी कंपनी का है तो थोड़ा सा उसको मुश्किल होगी, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी में थोड़ा डिफरेंस होगा। तो होता क्या है, आपका क्वेश्चन क्या है, रिलेट उससे होती है बात। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति ने ज्योतिष साइंस को लिया। देखो, एक तो होती है साइंस, फिर एक होता है उसको दूसरों तक पहुंचाना। दूसरों तक पहुंचाने के लिए जो उपयोग होता है उसको साइकोलॉजी बोलते हैं। साइकोलॉजी मदद करती है दूसरों से संवाद करने में। और उस कंडीशन में यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी विषय पे एक्सपर्ट है, जैसे मैं अध्यात्म में एक्सपर्ट हूं अपने जीवन में, तो यदि मैं ज्योतिष साइंस का उपयोग करूंगा तो सबसे अच्छा मैं अध्यात्म में कर सकता हूं, क्योंकि मैं लोगों तक आसानी से पहुंचा पाऊंगा। जब मैं उसकी बात करता हूं कि इसे मैं कोई डॉक्टर अगर इसको स्टडी करे अच्छे से, तो वो लोगों को हेल्थ के लिए दे पाएगा। कोई व्यक्ति अगर राजनीतिक में एक्सपर्ट है, पहले उसके जीवन में राजनीति रही है, तो वो राजनीति पे अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है। असल में दिक्कत यहां पे ज्योतिष में नहीं है। दिक्कत यहां पे ज्योतिष को कुछ लोग अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनमें है, और थोड़े से लोग जो ज्योतिष से अपना फायदा लेने जाते हैं, उनमें भी है, दोनों में है। जैसे आप एक्सपर्ट के पास नहीं जाएंगे, आप जाएंगे कि ज्योतिष तो सब बराबर होते हैं, तो हम उनके पास चले गए, किसी के पास भी चले जाएंगे। जैसे आप डॉक्टर देखते हो कि एक डॉक्टर एक्सपर्ट है कि वो आपको हार्ट की टेबलेट दे सकता है, लेकिन बहुत से लोग सीने में जलन आके इनो पी लेते हैं। उन्होंने कहा सीने में जलन हुई, इनो पी लेते हैं। वो भी एक्सपर्ट हो गए हैं, वो अपने तरीके के एक्सपर्ट हो गए। उन्होंने 100 बार में एक बार इनो पी और वो तुक्का सही बैठ गया, तो 99 बार इनो पीने की सलाह वो दुनिया को देंगे। वो तुक्का साइंस होती है। तो एक्सपर्टीज जरूरी है। तो जिस तरीके से साइंस में भी एक्सपर्टीज चाहिए, उसी तरीके से ज्योतिष साइंस में भी एक्सपर्टीज चाहिए। कोई भी व्यक्ति एक तरीके का महारथी नहीं हो सकता। जैसे सामान्य व्यक्ति, सामान्य ज्योतिष के पास आप जाएं, वो व्यक्ति कहेगा कि आपका शुक्र खराब है, तो आप जो है हीरा पहन लीजिए। वो सामान्य सी सबके लिए है कि शुक्र को अच्छा करता है हीरा, डायमंड शुक्र को अच्छा करता है। लेकिन एक केस है, अब मैं केस बीच बीच में इसलिए बताऊंगा कि इन केसों को सुनोगे तो समझोगे। एक बार एक ज्योतिष ने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को यह सलाह दी कि आप हीरा पहन लीजिए तो आपको बहुत फायदा होगा। उसका शुक्र थोड़ा खराब चल रहा था। उस आदमी, अब हीरा भी जितना कीमती पहनो, जितना प्योर पहनो, उतनी ही प्रॉफिट की बात होती है। उस आदमी ने बहुत महंगा हीरा पहना और एक हफ्ते के अंदर उसको 100 करोड़ रुपए का लगभग घाटा हो गया। तो बोले भाई ये घाटा क्यों हो गया? तो ज्योतिषों में इसकी चर्चा उठी, क्योंकि ज्योतिषों का भी तो एक वर्ड है ना। आपको नहीं पता, ज्योतिष भी सेमिनार्स करते रहते हैं। जैसे डॉक्टर्स हैं, आज डॉक्टर्स इस बात पे आ रहे हैं, अमेरिका में ऐसा चलता है कि एक आदमी किसी डॉक्टर के पास गया, उसने अपना इलाज कराया, तो उस आदमी का डाटा जो है वो कंप्यूटर में सेव है।
जब उसको किसी और डॉक्टर ने दवाई दी तो उसने ये लिख दिया कि फला दिन पे इसकी ये प्रॉब्लम थी और मैंने ये दवाई दी, ताकि फ्यूचर में कभी वो व्यक्ति अगर किसी आयुर्वेद के पास जाए तो वो भी अपना लिख देगा कि मैंने ये दवाई दी, और एटलीस्ट एक डाटा तैयार होता है कि इस व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम थी और किन किन चीजों से क्या क्या इंपैक्ट आए। देखो अभी मनुष्य जो है वो डेवलपमेंट की एक सीढ़ी पे है, अभी डेवलप्ड नहीं है, अभी हम एक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। तो ज्योतिष में भी सेमिनार्स होते, तो उस सेमिनार्स में जब वो ज्योतिष गया और उसने वहां जाके कहा कि मैंने अपने क्लाइंट को इस तरीके से चीज दी और उसको ये परिणाम हुए, तो वहां पे सिर्फ समझ में आया कि असल में उसका जब शुक्र खराब था, इसका मतलब है कि ऑलरेडी शुक्र खराब। जैसे किसी व्यक्ति को शराब पी के दिक्कत हो रही हो और वो कहे कि हम उपाय कर लें कि शराब से जो दिक्कत होती है उसको शराब से ही दूर किया जा सकता है। जैसे शराब की दिक्कत राहु की दिक्कत है, लेकिन राहु शराब पी के खराब हो सकता है, और कुछ लोग ये देखेंगे कि राहु को शराब पसंद है। अब पसंद है इसलिए क्योंकि वो पीता है और खराब होता है, और लोग उसको सही करने के लिए शराब दे दें, तो शराब की दिक्कत शराब से दूर करने जैसी बात थी और परेशानी हो जाएगी। वही शुक्र वाले केस में हुआ। तो लेकिन ये बात जानने समझने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए। जैसे हमारे पास केस आते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी कौन सी प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमें यह देखना पड़ता है कि देखो, अब हम सामान्य, तुमने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं कि आपकी ये दिक्कत है, ये उपाय कर ले ठीक हो जाए। ऐसा नहीं होता है। अभी मैं वही पूछने वाला था स्वामी जी। हाँ, कि अभी जैसे आपके वीडियोस में एस्ट्रोलॉजी पे मैं देख रहा था, जो भी अभी आपने लास्ट बोला, तो मुझे शॉर्ट फीड्स बहुत सारे आने लगे, बहुत से वीडियो सजेशंस आने लगे, और बिल्कुल बाढ़ सी आ गई मेरे मतलब नोटिफिकेशन भी आने लगे, वही कर दिया। तो जी अब मैं ये समझना चाहता हूँ कि अब अभी आप हमारी चर्चा जब शुरू हुई थी तो आपने बोला कि मैं ज्योतिष को ऐसे यूज करूंगा कि पर्सनलाइज करूं कि व्यक्ति के हिसाब से मैं किस तरह की रेमेडीज दे सकता हूं। यही करते हैं सभी के लिए बताया जा रहा है। देखो वो प्रचार है, वो यही देखो, मैंने कहा ना, मेरे लिए ये एक स्पिरिचुअल साइंस है। मैं अगर किसी को मेडिकल भी रिलीफ दे रहा हूं तो उसमें भी मैं उसके साथ स्पिरिचुअलिज्म के प्रयोग करता हूं ताकि वो आध्यात्मिक ग्रो भी करे, और अध्यात्म के तहत मेरा ये फर्ज बनता है कि उसको सही दिशा दी जाए। लेकिन जो लोग केवल इसलिए इसको यूज कर रहे हैं कि वो धन कमा सकें, वो तो दनादन अपनी बात कहे जाएंगे। और ऐसा नहीं समझना, हर फील्ड के ऐसे एक्सपर्ट हैं। केवल ज्योतिषों पे ये इल्जाम मत लगाना कि ज्योतिष सलाह दिए पढ़े। हर फील्ड के ऐसे एक्सपर्ट हैं। कोई आयुर्वेद के ऐसे एक्सपर्ट है, वो सबको शिलाजीत खाने को कहते रहते हैं। कोई आदमी डॉक्टर ऐसा है, वो सबको एलोपैथी की कोई चीज बता देता है कि आप एंटीबायोटिक खा लो इस चीज के लिए। तो ये सारे सलाह देने पे भारे पड़े, लेकिन व्यक्ति व्यक्ति के हिसाब से सलाहें डिफरेंट होती हैं। अब मैं वीडियो जब बनाता हूं तो इस बात का बहुत ख्याल रखता हूं कि मेरी बात से कहीं गलत संदेश ना चला जाए। इसीलिए कभी कभी आपके प्रश्न जो होते हैं उससे अपोजिट भी कुछ आंसर देने पड़ते हैं, कहीं ऐसा ना बात भटक जाए। ज्यादातर लोग, प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग जो हैं यस और नो में चीज सुनना चाहते हैं, और यस और नो कुछ होता नहीं, दोनों में यस और नो जुड़ा हुआ होता है। तो जो आपने बात कही कि एस्ट्रोलॉजर ऐसा कहते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो एक्सपर्टीज आप अगर देखोगे तभी आप बात करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हर व्यक्ति हर चीज में एक्सपर्ट नहीं होता, और आने वाले समय में ऐसा ज्योतिष में भी हो जाएगा कि इसके अलग अलग डिपार्टमेंट बनेंगे और वो अलग अलग एक्सपर्टीज के पास लोग जाके अलग बात कर पाए। ये होगा फ्यूचर में। जी स्वामी जी, ये तो रही बातें, बट अभी भी कुछ और मैंने पहले सोच के रखे हुए थे, कुछ डाउट्स थे मेरे। बोलो तो मैं अभी और पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछें। सबसे पहले तो स्वामी जी, जैसे कुंडली है, तो एक कुंडली में कुछ बेसिक डिटेल्स चाहिए होते हैं बनाने के लिए। जितनी जानकारी मुझे है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं। तो अगर मैं देखूं तो जिस तरह से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर जगह पे संभावना है कि बहुत सारे जो है लोग जन्म लेंगे। तो क्या उन सबकी नियति, उनका सबका जो है बिल्कुल एक जैसे लाइफ का पैटर्न रहेगा? अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो नहीं। तो ये पहला प्रश्न। हाँ। इसके साथ में दूसरा ये है कि अगर जो है
मतलब जैसे सपोज कोई दुर्घटना हो गई, जैसे फ्लाइट जो है में कोई दुर्घटना हो गई, सभी लोग एक साथ 150-200 लोग जो है, हाँ, इस तरह की दुर्घटना से मारे गए। उनकी, तो क्या, हाँ, मर गए। तो स्वामी जी, क्या इन सब ने एक जगह पे एक समय पे जन्म नहीं लिया होगा? सबके अलग अलग कुंडलियां बनी होंगी, बट ये एक ही फेट को, उनकी नसीब में एक ही चीज आई, ऐसा कैसे? मतलब है आखिर इसका क्या है देखो, ज्योतिष में? पहली बात तो ये है कि क्योंकि अब जैसे आपने कहा संख्या ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है तो बहुत से लोगों की मैचिंग मिल जाती है, लेकिन वो मैचिंग जो है वो मिलेगी, मृत्यु के संबंध में मैचिंग बहुत लोगों की मिल सकती है। जन्म के संबंध में थोड़ा सा बात बता, क्योंकि मृत्यु अप एंड डाउन होता है ना, मृत्यु का किसी की 80 साल की, 45 साल की, अब ऐसा तो है नहीं सब लोग एक बिल्कुल एज के मरे, ऐसा तो होता नहीं है ना, सारा अप एंड डाउन होता है। दूसरी बात, जैसे आप कहते हो कि ये क्वेश्चन ऐसा है जो ज्योतिष के अगेंस्ट बहुत काम आता है लोगों का, कि एक ही जगह पे बहुत से लोग जन्मे तो उनका क्या एक होगा? अच्छा, मुझे बता दो कि कौन से अस्पताल में बिल्कुल एक ही उसी मिनट पे बहुत लोग पैदा हो जाते हो, कोई एक अस्पताल बता दो भाई। जुड़वा बच्चों में भी अंतर होता है, कम जुड़वा बच्चों में भी कम से कम 5 मिनट का डिफरेंस होता है, जी जी, ठीक है। और रही बात, उसी अस्पताल में भी बहुत सारे बच्चे नहीं हो सकते पैदा, क्योंकि वो जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं वो भी तो समय देते हैं थोड़ा आगे पीछे का, कि इनका हम निपटा लें, फिर उधर आ रहे, इतने में तो कहानी हो गई। फिर उसी शहर में पैदा हो तो शहर में जो है वो नक्षत्रों के प्रभाव बदलते चले जाते हैं। उसमें इतना समझ लो, जैसे कि आप गूगल मैप देखते हो तो गूगल मैप में आप एक ही शहर में हो लेकिन पिन वहां नहीं दिखाएगा, अलग अलग जगह पिन दिखाएगा। वैसे ही ज्योतिष में होता है जी। कंप्यूटर उसको मतलब जो है डॉक्यूमेंट करने के लिए, कुंडली बनाने के लिए हम जो पकड़ते हैं वो शहर या स्थान, जन, देखो, हाँ बिल्कुल। अब मैं वहां पे थोड़ा आपको बता देता हूं। अब यहां पे फिर एक्सपर्ट की बात आती है। सामान्यता जो है, जैसे हम लोग कुंडली बनाते हैं, हम लोग किसी की देखते हैं प्रॉब्लम को, तो कई बार होता है कि उसकी जो प्रॉब्लम होती है वो उसकी कुंडली से मैच नहीं खा रही होती। कई बार ऐसा होता है कि उसकी प्रॉब्लम उसकी कुंडली से मैच नहीं खा रही होती, तो हम लोग उससे 2-4 क्वेश्चन करते हैं। 2-4 से जब क्वेश्चन करते हैं तो पता लगता है कि इसको जो टाइम इसने बताया है वो टाइम थोड़ा गलत बताया। मतलब कुछ केसों में, अब जैसे डिट्टो टाइम बिल्कुल वही हो, अब ये तो वही है कि मां के गर्भ से बाहर निकला, डिट्टो टाइम चाहिए। अब मां के गर्भ से बाहर निकला, उसके बाद 10 मिनट तक डॉक्टर वहां रहा और घड़ी पहने नहीं था, और वहां आके उसने कह दिया कि 15 मिनट पहले हुआ, बात बदल गई। हमारे पास एक केस बहुत हम लोगों को परेशान हुआ उस केस में, कि उसके केस में उसने कहा कि वो 7 से 8 के बीच में है। अब 7 से 8 के बीच में कई गणनाएं बन रही थी। अब कई गणनाएं जब बन रही थी, प्रॉब्लम हो गई, तो उसमें जो था फिर उसको पूछने पड़े, कुछ क्वेश्चन क्रिएट करने पड़े कि अगर ये क्वेश्चन इस पे फिट बैठते हैं, स्वभाव इसका इस तरीके का है, तो यानी कि उस घंटे के बीच में कौन सा पॉइंट था जहां पे ये ठीक बैठता है। तो अगर हम शहर भी देखते हैं तो देखो, सामान्य ज्योतिष का एक फर्ज है, जैसे कि एक तो है कि ऐसे बस साइंस बता दिया आंख बंद करके, लेकिन एक सामान्य ज्योतिष का फर्ज है कि वो पूछे कि भाई आपको ये चीजें मैचिंग हो रही कि नहीं हो रही। 4-5 पॉइंट्स हैं जो मैच कर ले। जैसे आप कलर भी कराने जाते हो घर में, तो शेड होता है ना, एक ही कलर के कई शेड होते हैं ना, वो बहुत बिल्कुल बारीक से अंतर होते हैं लेकिन वो शेड होते हैं। उसी तरीके की एक अच्छे ज्योतिष का फर्ज है कि वो शेड भी देख ले। वो शेड देखने पड़ते हैं, और वो शेड देखने के बाद ही उसको बताना ज्यादा अच्छा होता है। अब ये तो मैंने कहा ना कि कौन आदमी अपने काम में कितनी शिद्दत के साथ लगा हुआ है। अब जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, कुछ लोग होते हैं कि जो लोग अपना ना तो टाइम जानते हैं, ना डेट ऑफ बर्थ जानते हैं, मतलब ना शहर जानते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। देखो, अभी तो भाई मैं ज्योतिष का सच कहूं तो मैं 1% भी नहीं जानता हूं। ज्योतिष इतनी बड़ी साइंस है, तो मैंने एक बार पहले भी कहा था कि इस समय पृथ्वी पे जो सबसे अच्छा ज्योतिष होगा ना, मैं समझता हूं वो भी 2% से ज्यादा नहीं जानता हूं। इतनी बड़ी साइंस है, क्योंकि ये साइंस जो है वो कई टुकड़ों में फैली, कई टुकड़ों में, जैसे अध्यात्म टुकड़ों में फैला। भारतवर्ष में कितने संत हैं, कोई संतों की कमी है? कितने सारे संत हैं, अध्यात्म के कितने टुकड़े हो गए।
उसी तरीके से साइंस पे मतलब बहुत सारे ऋषि मुनियों की अपनी अपनी रिसर्च है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक साइंस है ज्योतिष की समुद्री शास्त्र। समुद्री शास्त्र में किसी व्यक्ति का मात्र हाथ देख के उसकी डेट ऑफ बर्थ बताई जा सकती है, मात्र हाथ देख के। लेकिन समुद्री शास्त्र कहता है यदि तुमने ये टेस्टिंग के लिए किया तो मैं मना कर दूंगा, हमें टेस्ट करने के लिए मत करो। वास्तविक जरूरत हो तो हम आपका समय निकाल सकते हैं। तो वास्तविक जरूरत तो तब होगी जब किसी व्यक्ति की गणना में कोई प्रॉब्लम फंस रही हो। अब हमारी ये बात सुन के कोई आदमी आ जाए बोले हम टेस्ट करना चाहते हैं, तो पहले ही कहती टेस्ट में हम बता ही नहीं पाएंगे, टेस्ट में हम असफल हो जाएंगे। लेकिन वैसे आपकी गहराई है तो समुद्र शास्त्र के हिसाब से आपकी पता लग जाती। कभी कभी टेस्टिंग में भी पता लग जाती है, लेकिन टेस्टिंग में 50% संभावना होती। फिर उसी, अब देखो ये एक साइंस हो गई जिससे आपका जन्म पता लगता है। फिर एक साइंस है जिसको नाड़ी ज्योतिष बोलते हैं। अब नाड़ी ज्योतिष ऐसी साइंस है कि नाड़ी ज्योतिष में आपका केवल फिंगरप्रिंट लिया जाता है, आप फिंगरप्रिंट देख के बात कर लीजिए। लेकिन नाड़ी ज्योतिष में भी कहते हैं आज के दौर में 50 से 55% लोगों की नाड़ी ज्योतिष में यह पास होता है कि आपने जो फिंगरप्रिंट भेजा हां वो स्टडी के योग्य है। यानी कि 100% स्टडी के योग्य नहीं बचे, क्योंकि कहीं ना कहीं नाड़ी ज्योतिष की जिस समय खोज हुई होगी उस समय उन्होंने मतलब कुछ पन्ने बना के रखे और उन पन्नों में पूरे मतलब ब्रह्मांड का सब कुछ लिख दिया जितना उस समय की नॉलेज थी। लेकिन अब इस बात को 5000 साल हो गए, 5000 साल में नई इंफॉर्मेशन भी तो हो गई। अब आप ये समझ लो, एक मैं ज्योतिष के बीच में एक दूसरी बात कहूंगा, बड़ी अजीब सी लगेगी लेकिन क्या कहूं, एग्जाम्पल मुझे ऐसे ही आते हैं। देखो एक स्त्रियों में मतलब एक जी पॉइंट होता है ना, तो जो जी पॉइंट होता है वो आज से 100-200 साल पहले पाया ही नहीं जाता था। अब अगर स्त्रियों के शरीर में ऐसे परिवर्तन आने लगे हैं तो क्या उनके अंगूठे में कुछ परिवर्तन नहीं आए होंगे? बिल्कुल भाई, आखिर जब हर चीज बढ़ रही है तो क्या अंगूठा नहीं बदल रहा है? तो उस समय उस ऋषि मुनि ने जब खोज की होगी तब जितने मैक्सिमम अंगूठे होंगे उस पर डाटा रिसर्च इकट्ठा कर लिया होगा। लेकिन अब लोग कहें कि 100% होती क्यों नहीं है, तो भाई वो ये कह रहे हैं कि पहले तो हम ये देख लें कि उस पुराने डाटे से मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है। यदि वो पुराने डाटा से मैच खा रहा है तब वो बताएंगे, और फिर वो इतना बता सकते हैं कि आप मरेंगे किस दिन। वो बहुत गहरी साइंस है। लेकिन यहां पे मैं ये कह रहा हूं वो उनकी एक्सपर्टीज है। लेकिन अगर उनकी एक्सपर्टीज है और वो ये कहें कि हर चीज वो जानते हैं तो वो भी गलत हो जाएगा। अब ऐसे उनसे पूछेंगे कि भारतवर्ष में जीत कौन रहा है, अभी आजकल करंट टॉपिक जैसे चल रहा है कि उन्होंने कहा, या मान लो कोई आईपीएल चलता है उसमें कौन टीम, अब एक कंफ्यूजन हो जाएगा कि आईपीएल की टीम में धोनी को देखें, कप्तान के उससे ज्योतिष से निकालें, कि टीम के मालिक के ज्योतिष से निकालें, कि आईपीएल कराने वाले के ज्योतिष से निकालें, कि जिस शहर में हो रहा उस ज्योतिष से। तो मल्टीपल हो गया। मासेस पे जो है वो लागू नहीं होती चीज, व्यक्ति पे लागू होती है। जैसे आप खाएंगे तो आपका पेट भरेगा, लेकिन ऐसा थोड़ी ना आप परिवार के बड़े सदस्य हैं तो आपने खाना खाया और बच्चों का भी पेट भर गया। तो इसलिए साइंस जो है वो, जब मैं ज्योतिष साइंस कहता हूं तो ज्योतिष साइंस है और हर चीज का जवाब है। आप कोई भी क्वेश्चन पूछें उसके आंसर हैं ज्योतिष में, लेकिन आप कितने रेडी हैं उन आंसर को समझने के लिए। अब जैसे आप किसी गलत मैं कह सकता हूं मेरा ज्योतिष में थोड़ा सा अध्यात्म को लेके है और उसके बाद जो है मेरा स्वास्थ्य को लेके है। अब स्वास्थ्य को लेके इसलिए मेरा है क्योंकि मेरे ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं जो मुझे एक हीलर बनाते हैं। उसके तहत मैं ज्योतिष के वो साइंस को भी पकड़ पा रहा हूं जो कि सामान्य और ज्योतिष नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन अब आप मेरे पास लेके आ जाएं कि आप मेरी शादी विवाह और इस संबंध में बताइए, मैं बिल्कुल आई एम सो कंफ्यूज्ड, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, मुझे कोई लेना ही देना नहीं इस चीज से। और उसी तरीके से आप उसके पास पहुंच जाएं, स्वास्थ्य पूछने लगे तो वो आपको भटका देगा। तो ये थोड़ी सी जरूरी है कि एक व्यक्ति किस चीज में एक्सपर्ट है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ज्योतिषों को भी थोड़ी सी ये करना चाहिए। जैसे मेरा फर्ज है, चाहे मैं ओशो जगत में रहा, चाहे मैं धर्म जगत में रहा, चाहे मैं क्रांति करने लगा सरकार के खिलाफ, तब भी मैंने जो भी डिपार्टमेंट थे जिनमें काम किया, मैं डिपार्टमेंट ही बोलूंगा,
मैंने उस डिपार्टमेंट के और लोगों को यह कहने की कोशिश की कि कम से कम अपनी बात में इतनी स्पष्टता लाओ कि लोगों को कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। मैं बिल्कुल स्पष्ट बात करने का आदी हूं। तो ज्योतिष को सही ढंग से इस्तेमाल करने की जरूरत, मैं तो कहता हूं कि आगे चल के एक ऐसा डिपार्टमेंट भी बनाने की जरूरत पड़ेगी, और मैं उस पर प्रयास करूंगा। सखा परिवार जो है वो रजनीशपुरम के माध्यम से प्रयास करेगा कि हम एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाएं कि हमारे पास लोग आए और वो ये पूछें कि कौन से ज्योतिष को हम दिखाएं, ये बात तो अच्छी रहेगी। तो हम एक ज्योतिषों का डाटा इकट्ठा करेंगे कि ये बात आप जो राजनीति से संबंधित पूछ रहे हैं वो फला ज्योतिष से पूछें, हमारे हिसाब से वो योग्य है। आप शादी ब्याह से पूछ रहे हैं तो फला ज्योतिष के पास पूछे, योग्य। ये एक डाटा बनाया जा सकता है जी। और ये बहुत इजी है आज के समय में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी के स्वामी जी, अभी के जैसे कंडीशन में हम ये देखते हैं कि हर ज्योतिष जो है वो सभी टॉपिक्स पे बात कर रहा है, और हम भी जो है अगर जा रहे हैं उनके पास तो हम भी उनसे सब कुछ ही पूछ ले रहे हैं। धंधे की मजबूरियां। हाँ, हमारी चाहत जो है धन की भी है, हमारी चाहत जो है धन, पद, स्वास्थ्य और उसके बाद मोक्ष भी हम पूछ ले रहे हैं जिनको आगे बढ़ गए। तो हमें कैसे लेके जाना चाहिए अगर इस विज्ञान को, अगर आप अपने व्यूअर्स को समझाएं, मुझे देखो, समझाएं, तो मेरा कैसे मतलब एक मेरा ये मानना है, जैसे हम लोग जब फॉर्म भरवाते हैं किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए, जब वो संपर्क करता है तो हम उसमें फॉर्म भरवाते हैं। तो उस फॉर्म भरवाते वक्त हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हम उसके 2-3 विशेष पूछते हैं। वो विशेष में छुपा होता है कि कौन से विशेष इसकी दिक्कत का कारण है और कौन से विशेष जो हैं इसको मुक्ति की तरफ ले जा सकते हैं। वो विशेष में बहुत सी चीज़ें छुपी होती हैं। अब देखो, फॉर्म भरवाते हैं तो कई बार लोग अपना फॉर्म मालूम ऐसे भरते हैं जैसे कि हमें टेस्ट में पास होना है कि नहीं होना है। फॉर्म में ईमानदारी नहीं दिखाते। अब ईमानदारी नहीं दिखाओगे तो तुम्हारा फिर काम वो हो नहीं पाएगा। तो जो भी क्वेश्चन पूछे उसमें ईमानदारी से लिखिए। अब किसी को हम पूछें कि आप शराब पीते हैं तो वो सोच रहे स्वामी जी तो यार धार्मिक आदमी है, शराब पीते लिख देंगे तो ये कहेंगे हम तुम्हारा इलाज ही नहीं करते। ऐसी बात नहीं है, वो आपका इलाज के लिए पूछा गया है कि आप उसमें बताइए। तो ये जो चीजें हैं ये हर इंसान को ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात, अपने संबंध में ईमानदारी। अब रही बात ये, अब देखो एक बड़ा अच्छा सा चुटकुला है, अगर आप सब लोग सुने तो बड़ा मजा भी आएगा और साथ साथ ये भी उसमें नॉलेज है। जैसे एक बार एक जगह होटल के बाहर लिखा था कि यहां पे विवाह हेतु योग्य पात्र मिलते हैं। मतलब एक सेमिनार चल रहा है और कोई लड़की अगर अपना वर चुनना चाहती है तो वो यहां आ सकती है और होटल में उसे एक बिल्कुल उपयुक्त वर मिलेगा। तो उसने कहा ठीक है, तो वो वहां गई तो वहां एक जगह लिखा हुआ था कि आप पैसे वाला चाहते हैं कि कम प्यार करने वाला। तो लड़की ने टिक किया पैसे वाले के लिए, तो उन्होंने कहा आप इधर चले जाइए, एरो एरो एक दिया, वो उधर चली गई। वहां जाके एक जगह लिखा हुआ था कि आपको मतलब शादी के बाद जो है वो बियर पीने दे कि ना पीने दे। तो उस लड़की ने फिर टिक किया कि भाई जो है हमें तो बियर पीने दे, तो बियर पीने दे। तो फिर उन्होंने कहा कि आप इधर चले जाइए, फिर एरो आया, वो उधर गई। उधर जाने के बाद वहां फिर लिखा हुआ था कि आपको घर जाके कामकाज करना है कि नौकर करें। तो उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसा मिले कि भाई हमें कामकाज ना करना पड़े, हमें तो बिल्कुल नौकर काम करते हो। तो उसने कहा फिर इधर चले जाइए। ऐसे करके उसने आगे पूछा कि अगर आप अपने जीवन में किसी और से संबंध बनाती हैं तो आपका पति आपको रोके या ना रोके। तो उसने सोचा यार कि अगर ये भी ऑप्शन मौजूद है तो फिर ना ही रोके तो बढ़िया है। उसने फिर वही दबा दिया कि नहीं हमें ना रोके। तो फिर एक एरो आया, तो उस एरो की तरफ जब बढ़ी तो वो होटल से बाहर निकल गई। समझ गए ना आप? तो आप चाहते हैं, इस पे डिपेंड नहीं करता। चाहते तो बहुत हो सकती हैं, डिपेंड ये होता है क्या आपकी योग्यता है। भाई कोई आदमी आके मुझसे कहे कि स्वामी जी मैं चाहता हूं कि मैं जो हूं मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, और वो परचूनी की दुकान चला रहा, तो मैं उससे कहूं कि परचूनी की दुकान चलाते हुए तुम प्रधानमंत्री अभी नहीं बन सकते। वो कहेगा नहीं, जब चाय वाला बन सकता है तो परचूनी वाला क्यों नहीं बन सकता? तो मैं कहूंगा फिर तुम्हें हम
इतने जन्मों की एक साधना बताते हैं, इस जन्म में ये साधना करिए ताकि अगले जन्म में आप जो हैं एक ऐसे घर में पैदा हो जो चाय वाला हो, फिर उसके घर में पैदा हो, फिर आप वैसी मेहनत करें, फिर इत्तेफाक से उसी वक्त पूरे देश में ऐसे लोग हों जो ऐसी मेहनत वाले को पसंद करते हो, क्योंकि अलग अलग समय पे अलग अलग पसंद करने वाले भी तो है ना। कभी हम पसंद कर लेते हैं डिक्टेटर को और कभी हम पसंद कर लेते हैं सेवा करने वाले को, हमारे भी तो मूड बदलते रहते हैं। तो पब्लिक का मूड भी फिर वही हो, तो ये बहुत लंबी एक गणित है फिर, जिसको वेट नहीं कर सकता आदमी। हर चीज का ढंग है ना, जैसे बीमारियां होती हैं तो किसी बीमारी का इलाज तो 21 दिन में हो जाता है। हम जैसे कई बार लोग कहते हैं 21 दिन में फला व्यक्ति ठीक हो गया, तो उन्होंने कहा कि हम भी आते हैं 21 दिन में, हमें ठीक कर दो। हमने कहा नहीं भाई, तुम्हारी बीमारी 1 साल वाली है और कुछ बीमारियां तो हमारे पास ऐसी चल रही जो पूरी जिंदगी चलेंगी। उनका सिर्फ एक तरीके से उनको रिलीफ दिया जा सकता है, क्योर नहीं किया जा सकता। कुछ है ऐसी, और अगर उनको क्योर करो, मतलब आपको हम बता रहे हैं, बड़ी हैरानी होगी, एक ऐसा केस हमारे पास चल रहा है कि जिसमें जब हम उनको क्योर कर देते हैं तब उनकी वो प्रॉब्लम उनके बच्चों में कुछ ना कुछ शुरू हो जाती, मतलब उनके बच्चों में प्रॉब्लम आती। फिर वो उनको कहते हैं कि अब ये थोड़ा सा इसको घटाना पड़ेगा, मतलब आपको थोड़ी सी बीमारी को लेते रहो, जीते रहो, तो आपके बच्चे बचे रहेंगे। अब क्योंकि वो एक मां है और बहुत प्यारी मां है, तो वो अपने बच्चों की वजह से कहती हैं कोई बात नहीं, बीमारी हमें थोड़ी चलती रहे, हमें बस थोड़ा सा रिलीफ मिलने रहे, थोड़ी बीमारी चलती रहे, लेकिन मेरे बच्चों में ना हो। तो ऐसी भी बीमारियां होती हैं जो हमारे खानदान को देखनी पड़ती हैं। अब इसे मैं वास्तव में सही अर्थों में जेनेटिक बीमारी कहूंगा। अब आपके अर्थों की जो जेनेटिक बीमारी है वो तो एक व्यक्ति को होती है, उसे ठीक कर दो फिर आगे तो होगी नहीं। लेकिन नहीं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसको आप कर्माज ऐसे हैं जिसको आपको लंबे समय तक देखना पड़ेगा। लेकिन हमने बिल्कुल मतलब उनको बताया वैसे ही कि ऐसा ही है। तो आप कितने क्वेश्चन लेके आ रहे हैं डिपेंड इस पे नहीं करता कि आपकी सब चीजें पूरी हो जाएंगी। आपकी योग्यता है कि नहीं है। अगर योग्यता है तो उसको पूरी करने के उपाय बताए जा सकते हैं, और नहीं है तो यह भी कहा जा सकता है कि इसका यह उपाय है, इसे छोड़ दो। जैसे कि मैंने अपने संबंध में ज्योतिष से एक बात कही, मैंने कहा भाई मेरे को तो दुश्मन तमाम मिल जाते हैं, मैं कुछ भी ना करूं तब भी दुश्मनों की मेरी जिंदगी में कमी नहीं है, मैं इनके लिए क्या करूं, क्या ऐसा उपाय हो सकता है कि मेरे दुश्मन समाप्त हो जाएं। उसने कहा उपाय देखो, दुश्मन समाप्त क्यों करने हैं, दुश्मन समाप्त इसलिए करने कि आपको रिलीफ मिल जाए। तो रिलीफ करने का एक उपाय है कि आपको रिलीफ हो, इसका एक उपाय है, दुश्मन समाप्त नहीं होंगे। तो मैंने कहा भाई वही उपाय बता दीजिए कि जिससे हमारा जो है कम से कम हमें रिलीफ मिल जाए। तो उन्होंने कहा इसका उपाय है लेट गो करें। अब देखो, सोच के देखो कि लेट गो कितना अच्छा उपाय है। अब मैं अपनी फेसबुक में देखूं कि कौन कौन मुझे गाली दे रहा और फिर मैं उसको पलट के जवाब दूं, इसकी बजाय कि भाई देते रहो गाली, क्या फर्क पड़ता है। और लेट गो अब यही बात धर्म में कही जाएगी कि स्वीकार करो। तो स्वामी जी एक चीज तो इस पूरे कन्वर्सेशन पे निकल के आया कि ज्योतिषों पे ये कहने के बजाय कि उन्होंने कुछ गलत बताया, कहीं ना कहीं हमारे सवाल भी बिल्कुल नहीं, देखो ज्योतिष भी गलत बता सकते हैं अगर उनको उसकी एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन हमारे सवाल भी गलत जगह। देखो सच बात तो यह है कि वो ज्योतिष उस लायक था ही नहीं कि हमने उससे सवाल किया, तो पहली गलती तो सवाल करने वाले की है। फिर दूसरी गलती ज्योतिष की है कि ज्योतिष ने ये नहीं कहा कि भाई हम इसके एक्सपर्ट नहीं है, हमें मत पूछो। जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ ज्योतिष हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, तो स्वास्थ्य से संबंधित होता है तो मैं एक अलग डिपार्टमेंट के ज्योतिष से बात करता हूं, उससे तब बात करता हूं। लेकिन हमारे पास कुछ और केस भी आते हैं जो अध्यात्म से रिलेटेड आते हैं, तो अध्यात्म से रिलेटेड भी वो ज्योतिष एनालिसिस करते हैं। क्योंकि मेरे बारे में तो स्पष्ट है, सबको पता है मैं किताबें नहीं पढ़ता, जबकि आपको इस वीडियो में किताबें दिखाई दे रही होंगी, लेकिन वो उस किताबों को पढ़ने के लिए नहीं है, वो इसलिए लगाया गया है कि भाई तुम देख लो कि हम भी ऐसे लोगों से टच में रहते। हम जब बोल रहे हैं तो हम वो जो किताबें जिन्होंने पढ़ी उनके टच में रहते हैं, तो हम उनके माध्यम से बैठते हैं, बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और वो लोग बताते हैं कि इनके ये ग्रह इस तरीके के हैं
और फिर मैं उस पर अपना प्लस मार्क लगा के कि इस ग्रह वाले व्यक्ति को इस तरीके की रेमेडी दी जाए, इस तरीके का ध्यान दिया जाए तो इसके लिए फायदेमंद होगा। तो ऐसे करके मिलके निकालते हैं, मतलब हम उस पर बाकायदा अच्छा सा डिस्कशन करने के बाद उसको देते हैं कि ये इसके लिए उचित रहेगा। स्वामी जी, इस पे एक चीज और मुझे याद आ रहा है कि एक वीडियो मैंने आपकी पिछली 1-2 वीडियोस में देखी जहां आपने कहा कि बार बार ज्योतिष के पास पहुंच जाते हो तो कुछ नॉलेज आपको भी लेना चाहिए। बिल्कुल, तो वो भी कुछ बेसिक जानकारी, बेसिक तो जरूर ही होना चाहिए। जी, तो स्वामी जी बेसिक के लिए जो कि ये प्योर साइंस है और हम जैसे लोग जो कि इस क्षेत्र से नहीं है तो वो कहाँ से ले, वो उसका सोर्स क्या रहेगा कि जहां से हम ये जानकारी या ये अध्ययन कर सकते हैं? देखो, सबसे पहला सोर्स होता है जिज्ञासा। आपको मालूम है कि अभी तक हम जितना ज्योतिष जान पाए हैं, मैं अपनी बात कहता हूं, अभी तक मैं जितना ज्योतिष जान पाया हूं, इस ज्योतिष को जानने में मतलब मुझे तो कम से कम 4 साल 5 साल लग गए, और ये भी तब लगे जब मेरा 45 साल का जीवन बहुत समझदारी वाला जीवन और बहुत बुद्धिमानी वाला जीवन रहा, तब लगे। कुछ लोग होते हैं जो कम समय में समझ जाते हैं, जैसे हमारे साथ के बच्चे जो रह रहे हैं, हम उनको काफी बातें मतलब समझाते हैं, उनको जल्दी समझ में आ जाती है। लेकिन सबसे पहली तो जिज्ञासा होनी चाहिए। जिस चीज के प्रति आपकी जिज्ञासा होती है, जैसे आपने कहा कि आप मेरे वीडियो देखते हैं तो बहुत सारे ज्योतिषों के आने लगे, ये जिज्ञासा का परिणाम है। ये बात अलग है कि ये एक एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम की वजह से आपने जो वीडियो देखे उसी तरीके के आने लगते हैं, लेकिन एल्गोरिदम भी तो आपकी जिज्ञासा की वजह से क्रिएट होता है। वह एल्गोरिदम तो यही कहता है ना कि हमने महसूस किया कि तुम इस विषय पे जानना चाहते हो, इसलिए हमने तुम्हें और ऑप्शन उपलब्ध कराए। तो यदि आपकी जिज्ञासा होगी, आप ज्योतिष से रिलेटेड क्वेश्चन देखोगे, सुनोगे, तो आपके पास बहुत सारे ज्योतिषों के वीडियो आने लग जाएंगे। धीरे धीरे आप उसको सुनोगे तो आप सही गलत में अनुमान लगाओगे। और सबसे आसान होता है अपनी कुंडली के हिसाब से देखना। देखो, आपकी कुंडली तो आपको पता है, एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में आप कुंडली डाल के अपने देख सकते हो मेरे कौन से ग्रह कहां बैठे हैं। फिर ज्योतिषों की सुनो और उस पर थोड़ा सा देखो कि हमारे इसका ये है। फिर कई ज्योतिष ऐसे भी होते हैं जो गणनाएं करके बताते हैं कि फला राशि में ये है, फला ये है, तो वो देखो। फिर और डीप है, और डीप है, और डीप है, फिर डिग्री है, फिर आगे चल के महादशाएं हैं, अंतरदशाएं हैं, प्रत्यंतर दशाएं हैं, सूक्ष्म दशाएं हैं। तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे पता लगेंगे। मुझे भी, मैंने कहा ना, अभी तो मैं कुछ भी ना जानता हूं, तब भी इतना जानता हूं। लेकिन ये क्यों जरूरी है कि मैं कह रहा हूं कि लोग सीखें? सीखना इसलिए जरूरी है कि जब कोई ज्योतिष आपको कुछ बताता है तो असल में ये एक लैंग्वेज है। देखो, विज्ञान की ज्योतिष से लड़ाई क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं तो तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी। विज्ञान कहता है कि हम जो चीज देखेंगे नहीं उसको मानेंगे नहीं, लेकिन क्या ये वो कह सकता है कि जो दिख नहीं रही वो है भी नहीं? क्योंकि आज जो विज्ञान को दिख रही है वो पहले नहीं दिख रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब जैसे कह लें कि अभी बहुत से लोग विज्ञान के आधार पे कहते हैं कि भाई ये क्या बात हुई, शनि हमारी जिंदगी को चलाएगा क्या? लेकिन वही लोग ये नहीं कहते कि क्या ये चंद्रमा हमारी जिंदगी को चलाएगा, कि सूरज हमारी जिंदगी को चलाएगा। क्योंकि विज्ञान के द्वारा प्रूफ है कि सूरज और चंद्रमा से हम बहुत प्रभावित होते हैं। तो सूरज और चंद्रमा से प्रभावित हो सकते हैं, तो मतलब ये तो दृश्य साइंस है ना। हमारी इंद्रियों की मजबूरी है कि जो हम आंखों से देख लेते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, उस पर हम ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ नहीं दिख रहा है तो ये तो नहीं कह सकते वो नहीं है। जैसे एक छोटी सी बात कही जाती है कि ध्यान के जगत में जब आप जाओगे तो वो कहेंगे अंतर यात्रा, वो बाहर यात्रा नहीं है। अब जब अंतर यात्रा की बात की जाती है तो यह भी कहा जा सकता है कि आपकी जो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता वहां पे आप यात्रा कर रहे हैं। इसी को बोला गया है धर्मों में अतीन्द्रिय अनुभव। तो एक इंद्रिय अनुभव होते हैं जिसके तहत हम जो हैं वो देख लेते हैं। कल को ऐसा होने लगेगा कि एक टेलीस्कोप जो है वो सेट कर दिया जाएगा, क्या नाम है, सैटर्न के ऊपर। एक टेलीस्कोप जो है मार्स के ऊपर सेट कर दिया जाएगा
और आप सुबह उठोगे, टीवी खोलोगे, सबसे पहले आएगा मार्स में इस समय ये चल रहा है और ये चल रहा है। तो इतने ज्यादा ग्रहों के बारे में जब आप देखने लगोगे तो आप धीरे धीरे फील करोगे, हाँ हाँ मार्स में ऐसा हो रहा है, हमारी जिंदगी में भी ऐसा असर आ रहा है, अब मार्स इधर इतनी दूरी पे चला गया, ये ऐसे आ गया। तो ये धीरे धीरे आप उसको स्वीकार करने लगोगे, वरना एक समय में तो चंद्रमा को लोग स्वीकार नहीं करते। अब संदेह की हालत तो यहां तक आ गई है कुछ लोगों के अंदर, बहुत से लोग कहते हैं कि चंद्रमा आर्टिफिशियल है। आजकल यह भी चर्चा चल रही है मार्केट में कि चंद्रमा आर्टिफिशियल है, सूरज भी आर्टिफिशियल है, पृथ्वी चपटी है। और भाई पृथ्वी चपटी है, इस पे तो मैं बहस नहीं अभी इसलिए करूंगा क्योंकि भाई चलो थोड़ा सा पृथ्वी के संबंध, लेकिन चंद्रमा और सूरज अगर आर्टिफिशियल है तो मैं ये कह सकता हूं इसको जिसने भी बनाया मैं उसको भगवान मानने को तैयार हूं, क्योंकि इतना एक्यूरेट, इतनी बढ़िया प्रोग्रामिंग जो हजारों सालों से चली आ रही है, गजब यार। मतलब अगर इतना ही कोई एक्यूरेट बना सकता है तो परमात्मा और क्या है। परमात्मा मोस्ट एक्यूरेट पर्सन है। तो अगर आप ग्रहों के बारे में जब आप इस जानकारी लेने लगेंगे तब आपकी लैंग्वेज जो है वो आपकी क्रिएट हो जाएगी। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं एक तर्क दे रहा हूं कि एक विज्ञान को समझ में आ जाए कि ज्योतिष क्या है, अगर मैं उसको एक तर्क दे रहा हूं तो इसका मतलब है आई एम ए ट्रांसलेटर। मैं इसकी भाषा को उसकी भाषा में ट्रांसलेट कर रहा हूं। जैसे संदेह की बात आती है तो संदेह ज्योतिष पे तो किया जाता है, लेकिन संदेह विज्ञान पे क्यों नहीं किया जाता? विज्ञान पे भी तो संदेह होना चाहिए। देखो एक समय बहुत धार्मिक लोग हुआ करते थे, तब पहली बार जिसने कहा कि पृथ्वी चक्कर लगाती है सूरज के, उसको कितना पीटा गया था, है ना। अब सारे ही लोग जो हैं वो पृथ्वी चक्कर लगाती है मानते हैं। अब अगर एक व्यक्ति उठ के कह दे कि भाई नहीं चक्कर लगाती है तो उसको पीटने लगेंगे। तो अगर अंधविश्वास धार्मिक लोगों में आता है तो क्या विज्ञान के माध्यम से अंधविश्वास नहीं पैदा होता? बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे एक दवाई बता दीजिए जो दवाई 100% उसी बीमारी को ठीक करती हो 100% लोगों में, मुझे बता दीजिए। तो फिर ज्योतिष पे ही संदेह क्यों, विज्ञान पे क्यों नहीं? मैं ये कहता हूं संदेह क्यों बनाया गया। एक तो संदेह इसलिए बनाया गया कि हम, हाँ जी, परसेंटेज की बात अगर की जाए, हाँ, तो वो हम देखते हैं कि इस दवा को खा के इतने परसेंट लोग जो है ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं ठीक हुए हैं। ठीक है। और अगर हम ज्योतिष में बात करें तो इस तरह का कुछ पैमाना नहीं, पैमाना है, पैमाना है। ज्योतिष के ऐसे इस समय बहुत लोग हैं जिन्होंने अपनी ज्योतिष के आधार पे गणनाओं को बताने की कोशिश की कि इतने लोग ठीक हो रहे हैं। 10-10, 20-20 हजार लोगों का आंकड़ा है उनके पास कि उनको लाभ हुआ, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार जो है इससे कोई धन पा नहीं रही। क्योंकि अगर थोड़ी देर बात सोचो कि एक व्यक्ति एक दवाई खरीदता है मार्केट से और जाके उसको जो है पेमेंट करता है, उससे तो सरकार को टैक्स मिलता है, और एक व्यक्ति अपने घर बैठे ग्रहों को ही ठीक करके अपने को सही कर ले तो सरकार को तो पेमेंट नहीं मिला ना। अब आप ये देखो कि आज की तारीख में इंडिया में तापमान 45 और 50 तक पहुंचने लगा। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी पब्लिक पर थोपी जा रही है कि आप जो हैं ये चीज मत खाओ, इससे ग्रीन एनर्जी पैदा होती है, आप ये मत करो। लेकिन आप ये नहीं कह रहे कि सरकार गाड़ी पे रोक लगा दे। अब गाड़ी अगर 20 लाख की मैं खरीदता हूं, सरकार को सीधे सीधे 10 लाख मिलते हैं, तो सरकार किस बिजनेस को बढ़ाना चाहेगी? सरकारी भी इसमें कारण है। आप मेरी बात समझो, सरकार इसमें कारण है। तो डाटा तो दिए जा रहे हैं। अब दूसरी चीज छोड़ो तुम डाटा, मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूं। आपने एक रिसर्च के बारे में जरूर पढ़ा होगा अगर मेडिकल साइंस से थोड़े बहुत जुड़े रहे हो। एक रिसर्च हुई 50 लोगों पे, 50 लोगों के 3 ग्रुप बनाए गए, एक ही बीमारी से रिलेटेड थे, उनके 3 ग्रुप बनाए गए। पहले ग्रुप को वो दवा दी गई जो कि दवा इसके लिए बनी थी, दूसरे ग्रुप को भभूत दी गई, और तीसरे ग्रुप को जो है वो पानी का इंजेक्शन दिया गया। और ये रिसर्च में पाया गया कि ठीक होने वालों का परसेंटेज तीनों का बराबर था। अब यहां पे कौन सा कीमिया काम कर रहा था भाई?
जब सारे लोगों में बराबर परसेंटेज में ही हुए ठीक, तब वहां पे कौन सा साइंस था? वहां पे साइंस था विश्वास का साइंस। वो भी एक साइंस है। अभी आगे चल के विश्वास के साइंस पे भी मैं बात करूंगा कि विश्वास का कीमिया कैसे वर्क करता है। मैं आपको बताऊंगा कि विश्वास का कीमिया हिप्नोटिज्म से जुड़ा हुआ है, सेल्फ हिप्नोटिज्म से। जिस चीज को आप स्वीकृत कर लेते हैं, आप राजी हो जाते हैं, वो चीज आप पे वर्क करने लगती है। यह भी एक साइंस है। यानी कि स्वामी जी, ज्योतिष को के लिए भी विश्वास एक आधार है। आप ज्योतिष छोड़ दीजिए, आप नेचुरोपैथी की किताब पढ़िए, पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ, अगर आप पर विश्वास नहीं है तो आप पे फायदा नहीं करेगी जी। तो ज्योतिष क्यों, विज्ञान पे भी बात करो। देखो, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि ज्योतिष के माध्यम से मैं विज्ञान का अपमान करूं। मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा कि जो विज्ञान के माध्यम से ज्योतिष का अपमान हो, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक तो होता है वेजिटेरियन, एक होता है नॉन वेजिटेरियन, लेकिन एक तीसरी प्रजाति भी होती है जिसको बोलते हैं मौकाटेरियन। मैं ये कह रहा हूं कि सखा वेलनेस में आपका उपचार भले ही ज्योतिष के माध्यम से होता है, हम आपको कोई दवाई रेफर नहीं करते, क्योंकि उसकी भी एक कहीं ना कहीं कानूनी मजबूरी है। लेकिन अगर हमें कोई पेशेंट ये अनुमति देता है कि आप हमें ये बताएं कि हमें क्या चीज होगी, तो कई बार ऐसा होता है कि किसी पेशेंट को दवा के साथ भी थेरेपी बता के उसको जल्दी से ठीक किया जा सकता है। आप समझो, मेरा मतलब नहीं है कि वो पेशेंट जो है वो हमारी थेरेपी से ठीक हो। कुल मिला के होना यह चाहिए कि वो पेशेंट ठीक होना चाहिए। जोर इस बात पे नहीं होना चाहिए कि ज्योतिष अपने को प्रूव करने के लिए साइंस की इंसल्ट करें और साइंस अपने को प्रूव करने के लिए ज्योतिष की इंसल्ट करे। मेन है जो आ रहा है प्रॉब्लम लेके, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व होने के लिए हमें अपनी समझदारी को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, आयुर्वेद में एक चीज कही जाती है कि आपको किन्हीं प्रॉब्लम के तहत जो है वो आयरन लेना पड़ता है, ठीक है। अब उसमें जो आयरन दिया जाता है, वही चीज अगर मेडिकल साइंस कहे तो वो गोली दे देती है उसकी, आयरन की। लेकिन आयरन की गोली से यह सिद्ध हो गया है कि जिनमें आयरन की कमी हो, उनमें जब आयरन का कैप्सूल दिया जाता है तो उनमें जो है वो थोड़ी सी कुछ और चीजों के लक्षण पाए गए, जैसे मरने की प्रवृत्ति की ज्यादा बढ़ जाती है लोगों में। ऐसा एक रिसर्च है कि मरने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। लेकिन आयुर्वेद का जो खाते हैं कैप्सूल, उसमें नहीं होती। सॉरी, आयुर्वेद के माध्यम से जो आयरन का बढ़ाने की बात की जाती है, उसमें वो प्रॉब्लम नहीं होती। अब क्यों? इसके पीछे भी एक मैं तुम्हें ज्योतिष बताता हूं, ज्योतिष के कारण है। ज्योतिष कहता है कि दो ग्रहों का प्रभाव हर एक के ऊपर होता है, दो में से एक ना एक जरूर होगा, या तो राहु का प्रभाव होगा या केतु का होगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनका राहु केतु बैलेंसिंग हो। तो कई बार कुछ देखो, डॉक्टर के पास जाओ, कई बार डॉक्टर यह भी कहता है कि हम आपकी बीमारी देखी, लेकिन इस बीमारी का कारण पता नहीं चल रहा। कहता है कि नहीं कहता है? जब डॉक्टर यह कहता है कि इस बीमारी का कारण नहीं पता चल रहा, तो इसका मतलब होता है वो बीमारी केतु से आ रही है। ज्योतिष के हिसाब से केतु एक ऐसी चीज है जो पेड़ की जड़ है, यानी कि वो दिख नहीं रही, वहां से आ रही है। और अगर वहां से प्रॉब्लम आ रही है तो इलाज भी वहीं से करना पड़ेगा। तो जो प्रॉब्लम दिख रही है, फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति के अंदर कोई प्रॉब्लम दिख रही है और उससे कहा जा रहा है कि तुम स्वर्ण खाओ, तुम स्वर्ण लो, तो कुछ लोगों की वो प्रॉब्लम जो दिख रही है वो स्वर्ण खाने से अगर ठीक होती है, लेकिन वैसी ही प्रॉब्लम यदि किसी व्यक्ति को हुई है और टेस्टिंग में पकड़ में नहीं आ रही, तो ऐसे व्यक्ति को स्वर्ण भस्म खाना चाहिए, क्योंकि भस्म जो है वो अदृश्य रूप हो गया। इसीलिए जो साइंस आयुर्वेद की होती है वो क्या कहती है? वो कहती है मतलब जड़ी बूटी का साइंस है एक तरीके से, है ना। तो वो जड़ी बूटी, जड़ की बूटी, वहां से शुरू हुआ था साइंस। लेकिन अब यहां पे एक और ऐसी बात कहूंगा जिससे आज का सिस्टम हिल जाएगा।
और वो बात यह है कि पढ़ लिख के तो तुम वो चीज पकड़ सकते हो जो कि दिख रही है, लेकिन अदृश्य चीज वो लोग पढ़ पाएंगे, पकड़ पाएंगे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। समझो, एक शहर की लड़की जो ज्यादा पढ़ी लिखी है उसे शहर का एक लड़का बेवकूफ बना सकता है, लेकिन जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, गांव की देहात लड़की, उसके बाद तुम स्मार्टनेस दिखा के उसको आकर्षित नहीं कर सकते, क्योंकि जो अनपढ़ है उसने कुछ और पढ़ा है। जैसे मैं हूं, मैं अगर पढ़ने बैठ जाऊं तो मैं अयोग्य होने लगूंगा, मैं अपनी क्षमता के तहत अयोग्य होने लगूंगा। मेरी जो क्षमता है वो उस चीज को पकड़ने की है जो अदृश्य है। तो विनीत, बात यह है कि मैं हूं, मुझसे कई बार लोग कहते हैं कि स्वामी जी आप इतनी नॉलेज रखते हैं, यदि आप थोड़ी सी इंग्लिश सीख लें, थोड़ी सी ये चीजें आप और सीख लें तो आप और ज्यादा मतलब दूर तक कर सकते हैं। ऐसी सलाह तुमने भी मुझे कभी को दी थी, लेकिन मैंने यही कहा था कि यदि मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा तो मैं कुछ पढ़ के जान लूंगा बाहर जगत का, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें मैं पिछड़ जाऊंगा, कुछ चीजों में मैं पीछे चला जाऊंगा। कुल मिला के बात ये आप समझो कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि भविष्य में एक ऐसी भी संभावना के लिए हमें तैयार रहना चाहिए जहां हमें हर व्यक्ति को पढ़ाई लिखाई करके ही एक्सपर्ट होगा मानना जरूरी नहीं है। जैसे मैं कह सकता हूं कि माइक टाइसन जो था वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, उसे घूंसा बहुत अच्छा मारना आता था। अब कोई कहे कि माइक टाइसन का घूंसा हम खाएंगे तभी जब वो अंग्रेजी में वो बहुत पढ़ा लिखा हो जाएगा, हम तभी घूंसा खाएंगे उसका। ये कोई बात हुई कि ओलंपिक में हम उसी को भेजेंगे जो बहुत पढ़ा लिखा होगा? तो ये तो तुम इसका मतलब पढ़ाई लिखाई को प्रेशर की तरह दे रहे हो। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज पूरी दुनिया उन पर रिसर्च कर रही है। तो हमें एक ऐसी दुनिया के लिए तैयारी करनी पड़ेगी जहां पे कुछ लोगों को हम किताबों से थोड़ा दूर रख के उस साइंस के लिए तैयार करें जो कि अदृश्य है। नासा ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। नासा ऐसी चीजों पर प्रयोग करता है कि जो लोग थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जो में थोड़ी सी एक्स पावर्स हैं, तो वो उनकी उन पावर्स के माध्यम से मतलब अपनी रिसर्च में सहयोग ले रहा है। लेकिन हम ये कि आप पढ़े लिखे नहीं है इसके लिए अपमान करने बैठ जाएगा। जैसे अगर मैं ये बोल देता हूं कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, भाई मैं डॉक्टर नहीं। अब देखो, अब क्या है, मेरे वीडियोज जो हैं कोरोना में जो मैंने जानकारियां दी अपने हिसाब से, वो जानकारी किसी भी पढ़े लिखे से कम नहीं थी, लेकिन मेरे नाम के आगे डॉक्टर DR नहीं लगा था, इसलिए वो कम लोगों को विश्वास दिलाती थी। अब DR लग जाए तो ज्यादा। अब मैंने कहा मैं भविष्य में ऐसा कर सकता हूं कि डॉक्टर सखा। अब उन्होंने कहा DR का मतलब क्या हुआ, है ना? तो DR का मतलब कुछ भी, डायरेक्ट रोगी। तो कुछ इस पे मेरा एक बस एक कहना था, ऑल्दो ये ज्योतिष से तो रिलेटेड नहीं है, जिससे आपने कहा ना कि हम अभी उस भारत में रह रहे हैं जहां हम पढ़े लिखों को ज्यादा सम्मान दे रहे हैं। बिल्कुल। हम गुरु भी अभी कैसा खोज रहे हैं, जैसे सपोज नाम लेना चाहिए नहीं, आचार्य प्रशांत जी सपोज एक है, वो फला जगह से IIM से पढ़ाई की, ये इस पद पे थे। तो मैं देख रहा हूँ कि यूथ जो है उनकी बात को सिर्फ इसलिए, जबकि वो है तो मैं वही कह रहा हूं ना, डिग्री का सहारा ले रहा है ना वो आदमी। आप थोड़ा समझो। देखो, मैं कह सकता हूं कि मैं आध्यात्मिक हूं, और उसके बाद मैंने जो मेडिकल का प्रोफेशन अपनाया, ये इसलिए अपनाया कि मुझे आध्यात्मिक दिशा में लोगों को सहयोग देने के लिए एक आश्रम सबकी व्यवस्था थी। धन के लिए मैं चंदा नहीं मांगना चाहता। लेकिन वो व्यक्ति अपने आप को बाबा बना दिया, और दूसरी तरफ वो बाबागिरी का विरोध भी करता है। गजब की बात तो यह भी है कि बाबागिरी का विरोध है, खुद बढ़िया बाबा है वो। मैंने देखा कि एक दिन वो व्यक्ति बैठा, मेरे पास वीडियो भेजा एक ने, उसने कहा कि स्वामी जी आचार्य प्रशांत कहते हैं कि ये ग्रह है तुम्हारा क्या बताएंगे, ज्योतिष तुम्हारा क्या बताएंगे, मतलब जिन्हें खुद का कुछ पता नहीं। अरे भाई, तो एक बात बताओ कि ज्योतिष नहीं बताएंगे हम मान लेते हैं, लेकिन फिर आचार्य जी बताएंगे ये भी हम कैसे माने? और आचार्य जी बताएंगे तो आचार्य जी अपने पीछे तो है शंकर भगवान का फोटो लगा के बैठे हैं। क्या शंकर भगवान को प्रूव कर सकते हैं कि वो कभी हुए?
वो किसी व्यक्ति के हृदय में प्रूफ हो सकता है, वो माने तो उसके लिए प्रूफ है, मानो तो गंगा माए, नहीं तो बहता पानी। लेकिन तुम सिर्फ इंसल्ट का गेम खेल रहे हो। तुम ये कहते हो कि तुम्हें जो है वो पंडित लोग डराते हैं और डरा के अपना व्यवसाय करते हैं, और जब तुम ऐसी बात करते हो कि आगे चल के तुम पागल हो जाओगे, तुम गलत दिशा में चल रहे हो, तुम भ्रष्ट होने वाले हो, तुम्हारी मृत्युएं हो जाएंगी सबकी, ये नहीं डर है? ये डर नहीं? अच्छा बताओ मुझे, ये डर नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल। तो सच कहे बात, अगर आचार्य प्रशांत मुझे मिल जाए तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि तुझे जो डिग्री थी, तुझे जब वो काम किया नहीं गया तो उस डिग्री का सहारा लेके दूसरे काम में क्यों आ गया? ये बिल्कुल मालूम, ये एक चालाकी है। जैसे बुद्ध के मानने वालों को एक कहते हुए बड़ा शान होती है कि बुद्ध जो थे वो राजा के लड़के थे, तो ये एक तरीका है समझाने का कि हमने तो इतना कुछ छोड़ दिया। अरे तुमने आईआईटी छोड़ दी, तुमसे डिग्री नहीं छोड़ी गई, तुमने आईआईटी छोड़ दी, तुमसे डिग्री नहीं छोड़ी जा रही। अरे हमसे तो देखो, हमने अपनी जात पात सब छोड़ दी। हमें तो जिस नाम से तुम फेमस करना चाहते हो उसी नाम के खिलाफ चले जाते हैं। खत्म करो, इसमें क्या रखा। हम उस परंपरा के हैं जिसमें कहा जाता है मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई व्यक्ति 100% आचार्य प्रशांत के अंदर कुछ खूबियां होंगी, लेकिन वो खूबियां देखो, अब कह दूं तो बात अलग है। समस्या बताना बहुत आसान है, समाधान बताओ ना। समाधान क्या है? वो ये कहते हैं कि तुम पागल हो, तो वो ये बताएं पागलपन दूर कैसे होगा। वो कहते हैं तुम समाज मनोरोगी है, तो समाज ठीक कैसे होगा। अरे वो कहें कि हम बोल रहे हैं इससे समाज ठीक होगा। भाई तुम जैसे कितने आके बोल के चले गए इस पृथ्वी पे, अपना धंधा सीधा करने के अलावा कोई चेंज नहीं कर पाए। धर्म कहता है 5 मात्र को मैं ठीक कर पाऊं बहुत होगा, मात्र 5 प्यारे मिल जाए तो जिंदगी में सुख है। कई बार हमारे घर में हम सखा परिवार का जो एक्सपेरिमेंट हम करें और लगातार जारी है, और अभी भी हम कह सकते हैं सुधार होंगे, लेकिन फाइनली कह सकते हैं इस समय बहुत अच्छा सखा परिवार में। मैं इस बात को कह सकता हूं कि सखा परिवार का स्वर्ण काल इस समय चल रहा है। अब हमने स्वर्ण काल में जिन लोगों को चुना, उनको किस किस परिस्थिति से गुजारा और गुजार के एक्सपेरिमेंट करके चीजें निकल के आई, तब अब हम उनको लेके एक जा रहे हैं रजनीशपुरम की तरफ। फिर खतरा लेंगे हमने, मतलब जो प्रयोग किया है फिर नए लोगों के बीच उसको लागू करके देखेंगे। ये बोलते हैं जिंदगी से सिखाना। आप केवल बातों से सिखाए पड़े। स्वामी जी, इस बार मैं थोड़ा सा एक चीज बोलना चाहूंगा, क्योंकि इस बार तो आपने मतलब फर्स्ट टाइम ज्योतिष का भी अपने कार्य के साथ साथ इसको आगे, तो कहीं ना कहीं आपने खुद भी चीजों की स्टडी कर ली होगी। बिल्कुल। फिलहाल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हाँ हाँ, अब चीजों को आप कैसे आगे लेके जाएंगे, जो धोखे खाए या जो भी चीजें हैं। देखो पहली बात, मैं उसे धोखा नहीं मानता। मैंने हमेशा एक चीज कही कि मैं एक प्रयोग कर रहा हूं, मैं तो देना चाहता हूं, मेरे पास क्या वही लेने तुम आए हो? अगर वो बात होगी तो मिल जाएगा। किसी दुकान पे मूंगफली बिक रही है, तुम वहां खरीदने चले गए जो है वो जूते, तो कैसे मिलेंगे? फिर जूता लात होगी। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास आओ, गर्दन कटा के आओ। मैं इस बात को बताओ कब से कह रहा हूं, मैं कब से कह रहा हूं कि मेरे पास आओ तो झुकने की कला सीख के आओ। मैं कह रहा हूं मेरे पास आओ तो धर्म के लिए आओ। अब कोई यहां आया है कि उसकी वो मुझसे शादी कर ले, या कोई यहां आया इसलिए कि यहां की लड़कियां उससे राजी हो जाएं, कोई यहां इसलिए आया है कि यहां आके पैसा मिलेगा, कोई इसलिए आया है कि यहां आके सखा के हम कमियां ढूंढ लें। तुम आए किस लिए हो? किस लिए आए हो? भाई देखो, पहली बात यह है कि पहली बार बता दो तुम इसलिए आए हो। तो अभी तो जब सखा रजनीशपुरम में जब ये परिवार बढ़ेगा तो रजनीशपुरम में बिल्कुल होगा। प्रथम दिन आपसे दिखाया जाएगा कि आप यहां आए किस लिए हो। अब आप उस चीज के लिए आए हो तो वो ये भी बता दिया जाएगा कि ये चीज यहां उपलब्ध नहीं होगी, आप जाओ। और जो चीज उपलब्ध हो सकती है उसकी ये शर्तें हैं। पहली शर्त तो किसी भी चीज को पाने की यह है कि आप जिस लिए आए हो उससे कभी ना हटो। अगर धर्म आपका मार्ग है तो धर्म से कभी ना हटो। मैंने देखा है, अभी आ जाते हैं लोग, कई बार वो कहते हैं कि हमें इसने इंसल्ट कर दी। अरे भाई तुम धर्म में आए थे, इंसल्ट तुम्हारी हो कैसे गई? हमें तो इतने सालों से लोग इंसल्ट कर रहे हैं, हमारी हो ही नहीं पा रही।
आप किस लिए आए, मेन चीज ये भी है। तो अगर ये क्लियर हो जाए, जैसे एक एग्रीमेंट बनता है, क्लियर हो जाए कि दो लोगों का एग्रीमेंट है, ये पार्टनरशिप डीड है और इसमें जो है ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, और इसके बाद अगर इससे हटे तो डीड टूट गई। अब डीड टूट गई तो मुझ पे ब्लेम क्यों? आप ये कह सकते हैं कि सखा ने धोखे खाए। सच बात तो यह है कि मैं कह सकता हूं कि वो उनके कारण थे तो वो अपराधी, मैं कहां से अपराधी? मैंने किसी के साथ रह के उसके जो कुछ किया, मैंने जो बात कही थी वो किया। मैंने किसी को ऐसे ऐसे करके बाल सहला के लाइन तो नहीं मारी कि आ जाओ। मैंने ये तो नहीं कहा कि मेरी बीवी बच्चे नहीं है, मैं तो ऐसा हूं कि मरा जा रहा हूं, ऐसी तो कोई बात मैंने कभी की नहीं। मैं तो जिसको भी निमंत्रण दे रहा हूं अपने जीवन से निमंत्रण दे रहा हूं और साफ बात कह रहा हूं कि मैं किसी का हूं नहीं। मैंने आज ही अपनी पोस्ट डाली कि मुझे बहुत जीवन में जो है वो प्रेम मिला और बहुत ही अपमान भी मिला, लेकिन मैं दोनों के लायक नहीं था, क्योंकि प्रेम के लायक वो होता है जो दूसरों के लिए झुक पाए। मैं तो सिर्फ अपने प्रति झुका हुआ हूं, मैं दूसरे के प्रति प्रेम में हूं ही नहीं, मैं अपने प्रेम में हूं। जो अपने प्रेम में हो उससे संसार वाला प्रेम कैसे मिलेगा? लेकिन मैं अपने प्रेम में इस तरीके से हूं कि जब मैं काम करता हूं तो मैं दूसरों के लिए ही करता हूं, वो मैं अपने लिए नहीं करता। तो मुझे गालियां भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जब मैं दूसरों के लिए काम कर रहा हूं तो गालियां मुझे क्यों दे रहे हो? तो ना तो मैं इतनी प्रेम का अधिकारी था, ना मैं इतनी गालियों का अधिकारी था। ये तो मैं खुद लिख रहा हूं कि मैं प्रेम का अधिकारी भी नहीं था इतना जितना मुझे मिला। अब उसके बाद भी कोई प्रेम करे भाई तो उसकी गलती, कर ले, हम तो अधिकारी तो किसी चीज के हैं नहीं। तो जैसे मुझे ना समझ के भी कोई गाली दे तो फिर कर ले, गाली देता रहे। तो मैंने सीखा है, मैंने इसमें सबसे बड़ी बात यही सीखी कि लोग तो ईमानदार नहीं मिलेंगे, लोग तो मिलेंगे कि वो भाई उनको जगत में ईमानदारी चलती नहीं। तो इसीलिए ज्योतिष का सबसे अच्छा है कुंडली देखो, उसके बाद प्रवेश दो। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि कुछ लोग पात्र नहीं, वो सखा आश्रम में नहीं आ सकते या रजनीशपुरम में नहीं आ सकते। रजनीशपुरम में आ सकते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अब ऐसा हो गया कि बिग बॉस का जो मतलब हाउस है वो कम लोगों को अवेलेबल होगा। आप जनरली आइए, जनरली आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा उसके लिए आपको गाइड किया जा सकता है। बाकी आप भाई अब आपको फिल्टर करना, यस, हमको फिल्टर करना आ गया, हमको वो फिल्टर करना आ गया। और ऐसा नहीं है, मैंने इस परिवार में भी बहुत से लोग आना चाहते हैं, अभी भी आना चाहते हैं, लगातार ये चलता रहता है हमारे साथ, लेकिन हम फिल्टर कर रहे हैं। अब हम कुंडली देखते हैं, हम कौन से व्यक्ति हमारी एनर्जी के साथ सेट हो पाएंगे उनको हम अपने यहां जगह देते हैं। और वो अब हमने जब से ऐसा किया है तब से हमने सिर्फ 2 लोगों को लिया, सिर्फ 2 लोगों को, और वो 2 लोग बिल्कुल 100% हमारे परिवार के लिए फिट हुए। जबकि ना वो सन्यासी थे ना वो कुछ थे, लेकिन दोनों लोग परफेक्ट फिट हुए। तो ये आगे चल के भी करेंगे भाई। हमारा उद्देश्य दूसरे के जीवन को आनंद से भरना थोड़ी ना भाई, अपना भी बचा कुचा जीवन थोड़ा आनंद से भरा रहे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, मतलब बहुत दिनों बाद मुझे आपसे इतना लंबा चर्चा करने का इतना एक समय मिला। चलो अच्छा है, बहुत सी चर्चाएं हुई। हाँ, बहुत सी चर्चाएं हुई, अच्छी चर्चाएं हैं। बोले जी जी। और स्वामी जी जाते जाते हमारे जो पूरा कन्वर्सेशन ज्योतिष पे था, अब मैंने शुरू में शंकाएं जरूर उठाई थी, लेकिन अभी बहुत सारे आपने मतलब जवाब दे दिए, तो ऐसा कुछ है नहीं। और अभी एंड करने से पहले स्वामी जी आपका कुछ विचार है कि जो आपके व्यूअर्स हैं, हम लोग हैं जो मतलब ज्योतिष में अभी भी शोध करते रहेंगे अपने अपने ढंग से, तो कुछ डिस्क्लेमर आपकी तरफ से रहेगा कि ये करो ना करो, या देखो मेरा मानना एक चीज का है, वो ये है कि जिस प्रकार ग्रह समय समय पर बदलते रहते हैं उसी प्रकार से आदमी के विचार भी समय समय पे परिवर्तित होते रहते हैं। लेकिन एक कैरेक्टर शब्द है, हर व्यक्ति की कुंडली जो बनती है उसमें एक कैरेक्टर निकल के आता है उसका, कि एक कैरेक्टर है, वो उसका एक कैरेक्टर होता है। उस कैरेक्टर को उसे नहीं छोड़ना चाहिए। हर व्यक्ति को पता है कि उसका कैरेक्टर क्या है। अगर वो उसे ऑनेस्टी के साथ लोगों से बताता भी रहे कि ये मेरा कैरेक्टर है भाई, मैं ऐसा हूं, और उसको जीता भी रहे,
तो फाइनली वो एक सही रास्ते पे पहुंच जाता है। क्योंकि जो कैरेक्टर होते हैं, फिक्स कैरेक्टर होते हैं, वो कैरेक्टर आपके पिछले जन्म की कमाई होती है। अच्छी या बुरी मैं नहीं कह रहा, वो अच्छी और बुरी दोनों तरीके की लग सकती है। जैसे मैं कह सकता हूं कि मुझे कैरेक्टर के रूप में कुछ चीजें मिली, वो मेरी अच्छी भी हैं, उनमें कुछ चीजें बुरी भी हैं, लेकिन उनको जीते जीते मैं उसको शुद्ध कर गया, उसको प्योर हो गया। इसको बोलते हैं धार तेज करना। तो जितना आप वो प्योर होते, ज्योतिष में एक ये भी उद्देश्य है कि अगर आपके 9 ग्रहों में अगर आपका एक ग्रह भी अच्छा है, वो आपका कैरेक्टर आप बना लो और उस पर ही चलते रहो, तो आपके बाकी सारे ग्रह भी अच्छे होने लगते हैं। ये बिल्कुल वैसी बात है कि गिलास 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 के ऊपर गिलास, आजकल वो रखने का चला है ना, एक गिलास में पानी डालो, जब ओवर हो जाएगा तो दूसरे गिलास में भरने लगेगा। तो उसी तरीके से आपका जो कैरेक्टर है वो सामर्थ्य इस बात की रखता है कि आपके बाकी जो कमियां हैं उनको अच्छा कर सके। तो ज्योतिषी सलाह नहीं, लेकिन एक व्यक्तिगत एक सलाह है जो मैंने ज्योतिष से ही सीखा कि एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। कई बार लोग होता है, लोग अपनी कुंडली देखते हैं, वो कहते हैं ये ग्रह हमारा अच्छा है और ये खराब है, तो अच्छे वाले को छोड़ो, वो तो अच्छा है ही है, खराब वाले को ठीक कर लेते हैं। ये गड़बड़ बात है। जो अच्छा है यानी कि मित्र है, मित्र को तो सदा मित्र बनाए रखो, जो शत्रु है उसके लिए प्रयास जारी रखो, लेकिन मित्र को भी भोजन देते रहो, मित्र को भी अपने घर बुलाते रहो। अगर मित्र अच्छा रहेगा तो वो आगे और लोगों की मित्रता में सहयोग देगा। ठीक है, जी स्वामी जी। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर और भी लोगों के साथ जब चर्चाएं होंगी। अब ये जो आज शुरू किया हम लोगों ने, ये और भी लोग इसमें आ सकते हैं और उनके लिए भी एक पूरी व्यवस्था प्रक्रिया रहेगी। अभी तो हम उन्हीं लोगों को बुला रहे हैं जो कि हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, उन्हीं को अनुमति दे रहे हैं, लेकिन आगे उनको भी अनुमति दी जाएगी जो नए लोग हैं और बिल्कुल प्रश्न करना चाहते हैं, और उनसे भी बात होगी। और लगभग बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे बात होनी है। तो ठीक है विनीत, अच्छा है, खुश रहो, अच्छी जिंदगी जियो, है ना जी। प्रणाम।